परचेज में 2 कैश, कैश में बाय परचेज, वो नहीं बना रहे। परचेज में 2 डिस्काउंट रिसीव 160, ये मैं नॉर्मली कर रहा हूँ, कोई 160 22 15 तारीख वाला 22 है, मिला क्या? ये पोस्टिंग में कोई चेंज नहीं है, जो नॉर्मली करते थे वही कर रहा हूं। परचेज में 2 कैश, कैश में बाय, परचेज में 2 डिस्काउंट, डिस्काउंट में बाय परचेज, ये डेट वाइज ही करना है। अब क्या करना? टू पार्टी 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 पार्टी, नो, सीधा टू सैंडरीज एज पर परचेज बुक। कितना था टोटल? 07, ये हो जाएगा बैलेंस बाय बैलेंस शीट। ओके, सॉरी 31075 प्लस 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 डेबिट माइनस क्रेडिट। ओके, ये कर लेना बाद में। सेल्स का बोलो मुझे, सेल्स का टेल मी, बाद में करो टोटल बैलेंस। सेल्स का टेल मी, इज एनी कैश सेल्स? सेकेंड को है, दिख रहा है आपको कैश सेल्स? ये वाला नोट है, तो एंट्री क्या होगी कैश सेल्स की? कैश में 2 सेल, सेल में बाय कैश, सेल्स में बाय कैश, हाउ मच? कैन यू टेल मी हाउ मच अमाउंट? कैश में 2 सेल्स, सेल्स में बाय कैश, व्हाट विल बी द अमाउंट? 5704, 5704 after CD, and there is discount allowed to sales also. So how will you do it? डिस्काउंट अलाउड में 2 सेल्स, सेल्स में बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड, हाउ मच? 116 बाय डिस्काउंट अलाउड। ये रहा कैश सेल्स, कैश परचेज हो गया। अभी हम लोग कैश सेल्स में है, ये कैश सेल हो गया। और कुछ है कैश सेल? खत्म पक्का? ये क्या था फिर? સેટલમેન્ટ, સોરી, ક્રેડિટ માઇનસ ડેબિટ, હા બરાબર, પતી ગયું, એક જ હતું। હવે શું બાય પાર્ટી લખવાનું કે નહીં? શું લખવાનું? બાય સુન્ડ્રીઝ એઝ પર સેલ્સ બુક, બાય સુન્ડ્રીઝ। ओके, सीधा सुन्ड्रीज। एंड इधर अकाउंट मत लिखना, ये फ्रेज है, आपने ध्यान दिया होगा, तो मैं अकाउंट नहीं लिख रहा हूं। बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, these are just the totals, phrase। 31. What is the total? 31. 31? नहीं 31. Oh. And this is on 31/1/10। बैलेंस करने आता है ना सबको, क्रेडिट माइनस डेबिट, वो टू बैलेंस शीट बिकम बाय बैलेंस शीट। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कुछ कैश में होगा, वो डिस्काउंट होगा, तो क्या लिखने का बोलो? बाय सन्ड्रीज एज पर व्हाट? परचेज रिटर्न बुक। व्हाट इज द टोटल? टेल मी द टोटल। 5845। और डेट क्या होगी इन टोटल्स की? हमेशा लास्ट डेट। फिर बैलेंस। सेल्स रिटर्न में क्या लिखना है? टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। कितना है टोटल? टोटल पत्ती व्यू कर लो कॉपी। समझाए पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। क्रेडिट वालों के लिए अलग से नाम लिखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ कि भाई परचेज अकाउंट और परचेज बुक में क्या फर्क हुआ? परचेज अकाउंट और परचेज बुक में से क्या अलग अलग डेटा देखने मिलता है आपको? इसमें कैश क्रेडिट दोनों है।
इसमें कैश क्रेडिट दोनों है। तो आपको अगर टोटल परचेज देखने ना, टोटल परचेज, तो आप कहां से देखोगे? लेजर परचेज अकाउंट। बट आपको सिर्फ क्रेडिट परचेज जानने हैं, परचेज बुक। आपको बोला था यार एनालिसिस के लिए भी काम आता है सब्सिडी। कैसे काम आता है? इधर से क्या मिलेगा? ये बैलेंस क्या मिलेगा आपको? एक सेकंड, ये कोई कर लो, ये टोटल कितना आ रहा है? ये आई थिंक 1800 किया है किसी ने? दिस इज 1800, दिस इज 31075 एंड 1125। इसका टोटल करोगे तो दिस इज 10 10 10 1 2 3 4 3 34,000. 34,000 is by balance CD. So what is this 34,000? Is it only cash purchase? Is it only credit purchase? It is total purchase. ये टोटल है, कैश और क्रेडिट का मिला के। सृष्टि को समझा? दिस इज टोटल। या तो फिर परचेज अकाउंट में एसेट का परचेज नहीं आएगा? परचेज में एसेट्स का परचेज थोड़ी दिखता है। गुड्स परचेज अकाउंट फर्नीचर परचेज कैटेगरी फर्नीचर टू कैश होती है। भाई मेरे, परचेज वर्ड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर गुड। व्हाट हैपेंड टू यू? सम कॉन्कशन? गिरी किधर? 2 महीने बाद ऐसा खतरनाक डाउट पूछ रहे हैं। परचेज किसके लिए यूज करने का है बॉस? गुड। परचेज अकाउंट में गुड्स का ही परचेज दिखेगा ना। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर में जाएगा, मशीन खरीदा तो मशीन अकाउंट में जाएगा। हेलो, हाउ मेनी फिंगर? समझ रहे? समझा सबको? तो परचेज, ग्लूकोज कम हो गया बॉडी में। परचेज में कौन सा परचेज दिखता है? गुड्स का। तो ये कौन सा परचेज है बताओ? एसेट है क्या इसमें? गुड्स ही है, लेकिन कैश क्रेडिट दोनों है। तो टोटल परचेज ऑफ गुड्स देखने का तो कहां से पता चलेगा? परचेज है। लेकिन खाली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स देखने का तो परचेज बुक। खाली कैश परचेज देखने का तो उसका कोई रास्ता ही नहीं। उसका आपको यहां से फिल्टर करना पड़ेगा, टोटल माइनस क्रेडिट, तो आपको कैश मिलेगा। ओके, कैश बुक से आपको खाली कैश परचेज मिलने वाला नहीं, आगे भी नहीं, कहीं पर भी कैश परचेज अलग से दिखने वाला नहीं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई सेड। ये टोटल माइनस सब्सिडरी बुक का टोटल करोगे तो कैश परचेज मिल जाएगा। समझ में आया बात? बताओ मेरे को, सेल्स अकाउंट से क्या डेटा मिलेगा? सेल्स अकाउंट से कौन से सेल्स दिखेंगे? सेल्स अकाउंट से कैश सेल पता चलेगा, क्रेडिट सेल की टोटल सेल्स पता चलेंगे, बराबर है। लेकिन क्रेडिट सेल्स देखना है तो सब्सिडी, टोटल देखना है तो सेल्स। इज दिस क्लियर? और खाली कैश सेल देखना है तो ये टोटल माइनस वो टोटल ऑफ दिस लेजर माइनस टोटल ऑफ दैट सब्सिडी। समझे? और रिटर्न्स में तो कैश कभी होता नहीं, इसका अकाउंट बोलो या बुक बोलो, दोनों में टोटल विल बी क्रेडिट वाले। समझा? હવે તમને કરવાનું છે હોમવર્ક। ઈ છે સમ નંબર 3. सम नंबर 3 इज फॉर होमवर्क एंड, और आपने साइड छोड़ा रहेगा लेजर का। कौन सा सम का छोड़ा है? देखो, बोलो 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 बोलो, संडे बोलो बोलो। टेल में कौन सा साइड छोड़ा है आपने? छोड़ा ही नहीं है, हो गया आईडी। सम नंबर 12 में छोड़ा है ना होमवर्क सम में। सम नंबर 12 नहीं छोड़ा, ये साइड छोड़ा है। सम नंबर 12, अरे कुछ नहीं है। सम नंबर 10, सम नंबर 10, सम नंबर 12, बस दो ही तो है, दो ही है। 10 और 12, आर यू श्योर?
और 18 तीन है, 10, 12 एंड 18 तीन ही है ना। अभी मेरे को थियोरी डिस्कस 10, 12, 18 तीन ही है ना। हेलो, क्या करना है तीनों सम का, मैंने बोला क्या करने का है, कौन से, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स। मेरे को बोलो कैश परचेज, कैश सेल और डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव, विल यू राइट द टोटल्स और डू इट सेपरेटली? लास्ट बेंच, आर यू गेटिंग दैट? कैश सेल और कैश परचेज का पोस्टिंग अलग से, हेलो, डेट वाइज, और जो क्रेडिट वाले हैं उसके लिए पोस्टिंग अलग से करने की जरूरत, उसका क्या करने का, टोटल, टू सन्ड्रीज एंड बाय से। समझ में आया बराबर से सबको? तो तीन सम का लेजर करना है और एक पूरा सम करना है, दैट इज सम नंबर 3, दैट इज सम नंबर 3। नाउ वी आर लेफ्ट विथ जस्ट वन सम, दैट इज सम नंबर 6। आई टेक दैट फॉर रिविजन। और कोई बचा है बीच में? और 16 बचा है, 16। कैन यू सी दैट? 16 बचा है ना अपना। हाँ, ट्रायल बैलेंस बाकी है। 6 बचा है एंड 16 बचा है, ओके। सो विल बी डूइंग दैट वन सम इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड आई स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज कैश, ओके। थर्ड सम इज फॉर होमवर्क, सम नंबर 3 is for homework. Sum number 3 is for homework and 3 ledgers. Take out standard textbook quickly. Nah. Take out standard textbook fast. हाँ? नहीं लाया? What wide are you? Every day you should get. Come on. Sir, ledger में heading जरूरत है। वो डेट पर्टिकुलर मत लिखो, चलेगा। जस्ट मेरे को ये नाम चाहिए, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स। एक पेज नंबर 12, पेज नंबर 12, कम ऑन, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 12। वी हैव डन 2 concepts, right? Business entity and money measurement. Can you see that? Next, come to the next concept, that is cost concept. What is this cost concept? कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो, जो भी एक्सपेंस होता है ना उसके ऊपर, व्हाट डू वी डू? एडेड अप टू द कॉस्ट। उसका नाम होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। उसको कहा जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट प्लस ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ इंस्टॉलेशन, फिक्सेशन। एसेट जब तक यूजेज में नहीं आता ना तब तक का सब खर्चा आप उस पर ऐड कर देते, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो इंडिया में पास से परंपरा चलती आ रही है और वर्ल्ड में भी चलती आ रही थी कि आप जब भी कोई एसेट खरीदते हो ना तो उसको बुक्स में कौन से वैल्यू पे दिखाते हो? तो कॉस्ट पे। विच वैल्यू यू शो इट एट? कॉस्ट। बट रिसेंट ईयर्स में थोड़े डेवलपमेंट हुए। व्हाट आर दोस डेवलपमेंट? सपोज आपने एक लैंड, एक जमीन खरीदी थी 10 साल पहले, जमीन खरीदी थी 10 साल पहले 10 लाख रुपए। कितने की? 10 लाख। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से तो आप बुक्स में 10 लाख ही दिखाओगे, बट आज की तारीख में उस जमीन की वैल्यू हो गई है 50 लाख। टूडेज डेट द वैल्यू ऑफ द लैंड इज 50 lakhs। बट हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि भाई नहीं, आपने जो प्राइस पे खरीदा वही प्राइस पे दिखाओ। 10 का है तो 10 का ही दिखाओ। भले ही आज मार्केट में भाव हो गया 50 लाख, आप उसको 50 पे नहीं दिखाओगे, आप उसको किस पे दिखाओगे? 10 पे। लेकिन फॉरेन वाले अभी ये थोड़े थोड़े डेवलप हो रहे हैं कंसेप्ट। वो क्या बोलते हैं कि देखो भाई 50 लाख हो गई ये जमीन, अभी 10 तो वापस होने वाली नहीं है, कम से कम 40 होगी, घटी तो भी एटलीस्ट 40 लाख तो दिखा दो, क्योंकि आप ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहे हो। अदरवाइज अकाउंट्स का काम क्या है कि बिजनेस का ट्रू पिक्चर दिखाना होता है। तो इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू कंसेप्ट। दिस इज कॉल्ड एज मार्केट वैल्यू कंसेप्ट। भैया मार्केट में अगर एक कोई वैल्यू हो चुकी है और कम होने का चांस नहीं है तो आप दिखा सकते हो। ऐसा नहीं कि वो रिजिडली आपने 10 लिखा है तो 10 10 10 10 10 करके ही दिखाओ।
In India, there are so many companies who are doing this at present. There is a company called Bombay Dyeing. Have you heard about it? Bombay Dyeing towels and bed sheets and curtains and ये सब बनाती है. उसका बैलेंस शीट में आप देखोगे ना जाके, तो उसकी लैंड है साउथ बॉम्बे में, काफी सारी लैंड है. उसने आज से 30-40 साल पहले ली हुई है, वो 1-2 करोड़ की दिख रही है. आज के दिन पे वो लैंड की वैल्यू 150 करोड़ होगी. some part of land have become 500 crore 600 crore. सीडीओ कितने पे दिखा रहा है? 1 करोड़ 2 करोड़. तो अभी कोई उसकी अकाउंट्स देखेगा तो उसको लगेगा कि ये बैलेंस शीट तो हल्की फुल्की है, इसमें ज्यादा कोई एसेट वैल्यू नहीं है. बट इन एक्चुअल सेंस अब कभी भी वो लैंड बेचने जाएगा तो सीधा 500-600 करोड़ में बिकेगा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा उसको. सो इफ यू नो टू रीड इट यू विल अंडरस्टैंड इट. सो दैट्स व्हाई दिस हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट इज है, अच्छा है, नॉट बैड. क्योंकि इसमें क्या होता है, आप देखो अभी 500-600 करोड़ है, कल उठ के सपोज रिसेशन आ गया और लैंड की वैल्यू वापस 10 करोड़ हो गई, या कुछ साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गया, 10 करोड़ हो गई, तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसा जंपिंग दिखाने का जरूरत नहीं है. इसीलिए वो हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो किया जाता है कि भाई मार्केट में बढ़े कि कम हो, आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही दिखाओ. लेकिन अगेन यू हैव टू यूज सम लॉजिक ऑल्सो कि हर बार हिस्टोरिकल कॉस्ट रिजिडली फॉलो नहीं किया जा सकता है. जैसे कि इन केस ऑफ दिस लैंड अभी 500 करोड़ हो गया तो 500 करोड़ का 10 करोड़ होने का चांस नहीं. सुनामी का चांस बहुत नेग्लिजिबल है. तो आप उसको चेंज करके भी दिखा सकते हो. दैट इज मार्केट वैल्यू कंसेप्ट. वैसे प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट है, करंट कॉस्ट कंसेप्ट है, रिप्लेसमेंट वैल्यू कंसेप्ट है, ये सब आपको सीएम है, यहां पर नहीं. तो यहां पर आपको सिर्फ एक ही कॉस्ट को फॉलो करना है, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट. और इंडिया में काफी सारे बिजनेसेस, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस दे फॉलो दिस कंसेप्ट ऑफ व्हाट, हिस्टोरिकल कॉस्ट. जो मैंने आपको बताया ये रीसेंट डेवलपमेंट है. बाय द टाइम सपोज 6-7 साल बाद आप सीए बन जाओगे, थोड़ा बढ़ जाएगा कि भैया मार्केट में वैल्यू बढ़ गई है तो ज्यादा करके दिखाओ, या कम हो गई है तो कम करके दिखाओ. ओके, तो ये चेंजेस अभी तक अप्लाई नहीं हुए. अभी तक मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस दे वैल्यू ऑल द एसेट्स एट विच प्राइस, हिस्टोरिकल कॉस्ट. बोलने का मतलब मैं एयर कंडीशन लेके आया, फिटिंग के साथ कितने का हो गया? 60,000 का हो गया. तो मेरे बुक में मैं 60,000 ही दिखाएगा. कल उठ के इसका भाव 70 होने दो, 30 होने दो, 10 होने दो, मैं वो घड़ी चेंज करने वाला नहीं हूं. अदरवाइज माय प्रॉफिट्स विल आल्सो जंप एवरी ईयर. आई वोंट बी एबल टू नो ओनली माय बिजनेस इज डूइंग गुड और बैड. So that's why we keep it stagnant at historical cost. Is this clear? Next concept is consistency concept. अब consistency concept है ना, अभी फिलहाल स्टार मार्क करो, मैं आपको 1-2 पॉलिसी हो जाएंगी उसके बाद बताता हूं. 5th कंसेप्ट पे आ जाओ, कंजर्वेटिज्म. व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? हमने किया हुआ है कंजर्वेटिज्म. प्रॉफिट जब होए तब रखो. हाँ, लॉस, हाँ, एक्सपेंसेस को एडवांस में दिखाओ लेकिन प्रॉफिट्स को एडवांस में. इसको क्या बोला जाता है? कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म मतलब अकाउंट्स में जब आप रिकॉर्ड करते हो ना ट्रांजैक्शन, तो डर के करो. डर के इन द सेंस, अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि कुछ लॉस होगा तो एडवांस में दिखाओ, लेकिन फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट होने वाला है तो उसको एडवांस में मत दिखाओ. ये आपको आगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा वापस. सपोज फॉर एग्जांपल आपका कोई डेटर है जिसको आपने गुड्स बेचे हैं 50,000, तो डेटर से कितना लेना है? 50,000 लेना है. अभी कोरोना आ गया तो उसका भी धंधा चौपट हो गया, और आपको लगता है कि वो डेटर आपको 50,000 दे नहीं पाएगा. उसमें से 10,000 बैड डेट होने ही वाला है. 10,000 बैड डेट होने ही वाला, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ऑलमोस्ट श्योरिटी से लग रहा है. ऐसा नहीं कि तुक्का है कि आपको लग रहा है कि 10 नहीं देगा और साले ने पूरा दे दिया, ऐसा नहीं रहेगा. आपको लगता ही है कि पता ही है कि उसकी कंडीशन खराब है, वो पैसा देने वाला नहीं है, फ्यूचर में बैड डेट्स होंगे, तो अभी से प्रोविजन बना के दिखा दो एज पर कंजर्वेटिज्म. प्रोविजन इन द सेंस अभी से लॉस दिखा दो 10,000 का. फ्यूचर के लिए वेट मत करो. फ्यूचर में बैड डेट होने वाले हैं, अभी से प्रोविजन बना के दिखा दो. दैट इज ड्यू टू विच कंसेप्ट? कंजर्वेटिज्म. लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स खरीदा 10 में, आप बेचने वाले हो 15 में, ऐसा सोचा है 15 में बेचोगे. अचानक बूम आ गया मार्केट में, आपकी गुड्स की डिमांड बढ़ गई और आपकी गुड्स की वैल्यू हो गई 20,000. मतलब आप फ्यूचर में बेचोगे तो कितना आएंगे? 20,000. तो एडवांस में प्रॉफिट दिखाने का
नहीं, अभी 10 पे ही दिखाओगे, जब बेचोगे तब ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होने दो, तब रिकॉर्ड हो जाएगा। एडवांस में प्रॉफिट दिखाने का नहीं। दिस इज ड्यू टू द बेसिक साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग। आप जोर का झटका धीरे से दे दो चलेगा, मतलब यू से दैट खराब होने वाला, और फिर अच्छा हुआ तो लोग बुरा नहीं माने। लेकिन आप पहले बोलोगे सब अच्छा, ओवर कमिट कर दोगे और अंडर डिलीवर करोगे तो बैंड बजेगा। इज दिस क्लियर? तो बोला था आपको, पता है पहले लेक्चर में भी, टेस्ट में मार्क्स खराब आया तो मम्मी पापा को बोल देने का, तो कम जूता पड़ेगा। बाद में बोला अरे एकदम मस्त पेपर हुई जो फुल मार्क्स आओ से, अरे फिर कम आया फेल हो गया तो ज्यादा जूता पड़ेगा। तो ऐसे बिजनेस में भी होता है। मुकेश अंबानी ने सपोज ये कंजर्वेटिज्म फॉलो नहीं किया तो सब उसके बुक्स ऑफ अकाउंट पढ़ रहे हैं शेयर होल्डर, उनको लगेगा कि सब डेटर अच्छे, सब पैसा दे देंगे, और साला बाद में बैड डेट हो गया तो प्रॉफिट घट जाएगा, शेयर प्राइस घट जाएगा, जाके मुकेश अंबानी को चढ़ाई चढ़ जाएंगे सब लोग के, साले तेरे को मालूम था इतना बैड डेट होने वाला है, कोरोना होने वाला है, प्रोविजन काय को नहीं किया। बट अगर मुकेश अंबानी अभी से प्रोविजन कर देता है बैड डेट का, फ्यूचर का लॉस अगर अभी से दिखा देता है, फिर बाय लक फ्यूचर में भले ही ज्यादा पैसा आ जाए डेटर से, तो पब्लिक खुश होगा कि दुखी? वो पहले से ही झटका खाया हुआ है, साला अभी से लॉस किया हुआ ही है, फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ या ना भी हुआ, एक्चुअल बैड डेट भी हुआ तो भी झटका लगेगा। समझ में आई बात? सो ऑलवेज प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस इन एडवांस, बट नेवर प्रोवाइड फॉर फ्यूचर गेन्स इन एडवांस। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव। क्या बोलता है? फ्यूचर लॉसेस को एडवांस में दिखाओ, लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट को एडवांस में दिखाने का नहीं। नेक्स्ट वन, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट किया हुआ है हमने। व्हाट इज गोइंग कंसर्न? बिजनेस विल रन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक साल के अंदर बंद होने वाला, इसलिए प्रॉफिट लॉस ढूंढने के लिए हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? सिर्फ 1 ईयर एक्सपेंस एंड डू यू टेक इनटू अकाउंट सब एसेट लायबिलिटी, सबको भेलपुरी बना देते हो? इनकम एक्सपेंस अलग, एक साल का आइटम अलग, और लॉन्ग टर्म अलग। लॉन्ग टर्म आर बैलेंस शीट। प्रॉफिट लॉस के लिए क्या देखते हो? खाली 1 ईयर का एक्सपेंस, 1 ईयर का आइटम, एक साल कितना काम किया। पूरे 15 साल का प्रॉफिट लॉस एक साथ ढूंढते हो? 15 साल बिजनेस चलने वाला है, 20 साल चलने वाला है, तो क्या 20 साल वेट करोगे? नो, यू डिवाइड इट इनटू स्पैन्स ऑफ 1 ईयर, और एक साल का इनकम, एक साल का एक्सपेंस, वो अलग रखते हो। और जो लॉन्ग टर्म आइटम है वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज अलग रखते हो, सबका भेलपुरी नहीं करते। तो प्रॉफिट लॉस ढूंढना है तो कितना लेने का? खाली 1 ईयर का इनकम, 1 ईयर का एक्सपेंस, क्योंकि आपको मालूम है बिजनेस लंबा चलने वाला है। एक साल में डिवाइड करो, एक साल पूरा 15 साल का मत लो। लास्ट कंसेप्ट, रियलाइजेशन, अगेन यू मार्क स्टार, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। अक्रूवल, लास्ट कंसेप्ट अक्रूवल। व्हाट इज अक्रूवल? किया हुआ ये भी आपने,